नमस्कार जी साथियों। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जो आरबीएससी क्लास 12 है, कौन सी क्लास 12 है, उसका जो हिंदी साहित्य यानी कि हिंदी लिटरेचर है, उसका जो मॉडल पेपर है वो आ चुका है साथियों, वो देखेंगे साथियों। ओके। तो इसके माध्यम से आपको पता भी चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो, कितने बाहर हो। कहने का मतलब है कि 6 महीने की कितनी तैयारी है आपकी, उसके आज की इस मॉडल पेपर में पता चल जाएगा साथियों। अर्धवार्षिक के जो पेपर होंगे साथियों, दिसंबर में होंगे साथियों। कब होंगे? दिसंबर में होंगे साथियों। तो अक्टूबर नवंबर में आपके दो मॉडल पेपर सोल्व करा दूंगा साथियों। अक्टूबर में एक हो जाएगा, नवंबर में दूसरा हो जाएगा साथियों। ओके, कितने पानी में कितने पानी में नहीं हो, सारी इसी वीडियो में बात कर लेंगे साथियों, इसी क्लास में। तो आप कोना का 80 नंबर का रहेगा साथियों। 20 नंबर का आपके शतरंग जाता है। तो आप कितने नंबर लाते हैं, कितने नंबर नहीं लाते हो, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है साथियों। तो सभी से निवेदन है कि इस मॉडल पेपर को जरूर देखना साथियों। तो साथियों, आज 1 अक्टूबर हो चुका है। ओके, रोजाना इसी टाइम की आपके रोजाना मॉडल पेपर आएंगे साथियों। तो शुरू करते हैं क्लास को। क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि एग्जाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और सभी मॉडल पेपर, जितने भी मॉडल पेपर रहेंगे, इसी एग्जाम चैनल पर आएंगे साथियों। तो शुरू करते हैं साथियों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके कितना कितना नंबर का आएगा। तो देखो साथियों, जो ज्ञान यानी कि जो ग्रामर है, वो आपके ग्रामर में जो ज्ञान इस प्रकार की चीजें होती है, वो आपके 16 नंबर की आएगी। अब वो जो कि ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपकी 80 नंबर की पूरी चीजें आएगी सारी। ओके। तो नीचे प्रश्नों के ये वस्तु प्रश्न कितने आएंगे पूरे? तो 12 से अंक प्रति एक, यानी कि पूरे 12 6 यानी कि 6 प्रश्न आएंगे। तो इस प्रकार से आपके ये इस प्रकार से अंक रहने वाले हैं साथी। ओके। तो शुरू करते हैं। कितने करना है? नीचे आना है, नीचे आना है, हमको देखना है 2023 नमूना प्रश्न पत्र 2023, या जो प्रिंट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रिंट यहाँ पर 2023 की है साथी। ओके। इसका ऊपर ध्यान नहीं देना है, ओनली पर के मॉडल पेपर पर ध्यान देना है सर। 2023 के अनुसार है, इसलिए 23 डाला है यहाँ पर। 2024-25 का अभी तक चल रहा है हिसाब है। ओके। तो यहाँ पर दिए गए हैं कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में कोष्टक में देना है साथी। ओके। सबसे पहले इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर नीचे दिए गए प्रश्न है उसको आपको ध्यान से उत्तर देना है। तो पहला आपके पास प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश समुच्चय की जो उपयुक्त गद्यांश है, उसका आपको क्या गद्यांश का शीर्षक क्या रहने वाला है साथियों? तो भारत के संसाधन क्या रहने वाला है? जो भारत के संसाधन इस गद्यांश का शीर्षक रहने वाला है साथियों। बस आंसर आपका बिल्कुल इस प्रकार से आपके मॉडल पेपर आएगा आपके। ओके। यानी कि मॉडल पेपर का अर्थ होता है कि इस प्रकार से मॉडल पेपर आता है साथ, यानी कि परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न आएंगे सर। तो इस पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि मॉडल पेपर है, लेकिन प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सारे साथी। क्योंकि मॉडल पेपर का मतलब होता है कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से आपके प्रश्न आएंगे परीक्षा के अंदर भी। दूसरा क्वेश्चन है साथियों कि भारत की मूल शक्ति क्या है? तो इस गद्यांश के अनुसार देना है कि भारत की मूल शक्ति क्या है। तो इसमें हो जाएगी आपकी खनिज पदार्थ। कौन? खनिज पदार्थ। तीसरा प्रश्न है कि भारत की औद्योगिक परिकल्पना का आधार क्या है? जो भारत की औद्योगिक परिकल्पना होती है, उसका आधार क्या होता है? तो उसका आधार हो जाएगा साथियों हमारे पास प्राकृतिक संसाधन। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। चौथा है कि हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास क्या है? तो हमारे पास विविध प्रकार के जीव हैं, कृषि योग्य जलवायु, अच्छी वर्षा भी है, उष्ण कटिबंधीय हरियाली भी है। यानी कि उपयुक्त सभी हमारे पास उपलब्ध है साथियों। हम बहुत अच्छे भाग्यशाली हैं जो हमको अच्छी प्रकार की जगह पर पैदा हुए हैं सारे में। पांचवा क्वेश्चन है कि संसाधन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताने हैं आपको। तो इसमें हो जाएगा हो जाएगा, यानी कि सन। सन। ओके, सन हो जाएगा। अगला हमारे पास है पचटा। ओके। तो इसमें आपके पास है भारत का जैव विविधता विविध कैसा रहेगा? ओके। तो इसमें आपको लिखना बहुत समृद्ध। कैसा है साथियों? बहुत समृद्ध है साथियों। क्लियर। अब हमारे पास अगला है, यानी कि दूसरा गद्यांश। इस प्रकार से आपके गद्यांश आएंगे साथियों। तो पहला आपके सामने दिया गया है प्रश्न कि सामने कोहरा घना रेखांकित शब्द, यानी कि जी क्या करना चाहता है? सामने यानी कि कोहरा यानी कि धुंध होता है, जो सामने धुंध बहुत ही ज्यादा, कोहरा करता है धुंध, तो इसमें हो जाएगा धुंध है। दूसरा है कि वाक्यांश में छिपे संदेश को स्पष्ट करना है। वाक्य में क्या संदेश दिए गए हैं? तो इसमें दिया गया प्रकाश फैलाना। क्या है? प्रकाश फैलाना। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपको गलत लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना साथ में, क्योंकि मुझे तो पता लगा ना कौन सा हमारा हमने गलत बताया है। अगला है तीसरा है कि दीपक और अमावस्या यहाँ प्रतीक है। दीपक और अमावस्या यहाँ किसका प्रतीक है साथियों? तो सभी को पता होना चाहिए, अंधेरे और प्रकाश का प्रतीक है साथियों। अगला चौथा है कि हर रात अमावस बनाए बेटे हैं। हर रात अमावस यानी कि अमावस्या बनाए के बेटे हैं। रेखांकित शब्द तद्भव शब्द इसका तत्शब्द। तब अब इसमें रेखांकित है नहीं, तो दिमाग लगाना है कि कौन सा अमावस। अमावस का हो जाएगा इसमें अमावस्या।
कौन सा हो जाएगा साथियों? अमावस्या इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पास साथियों। पांचवें, उपयुक्त काव्यांश यानी कि उपयुक्त गद्यांश है उसका शीर्षक क्या रहने वाला है? तो इसका रहने वाला है पांचवें में तो सर्वशक्ति संपन्नता। ओके। छठा है पूर्णिमा का विपरीत है, जो पूर्णिमा है उसका उल्टा शब्द यानी कि क्या होगा? अमावस्या होगा। कहने का मतलब विपरीत, उल्टा, विलोम मान लो, लेकिन विपरीत अलग होता है। ओके। अब हमारे पास आगे दिए गए रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान को आपको भरना है साथियों। तो पहला रिक्त स्थान आपके सामने हो जाएगा कि गुण के कारण रचना में मधुरता उत्पन्न होती है। क्या है? यानी कि कौन सा ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण रचना के अंदर है, रचना करते उसमें मधुरता उत्पन्न हो जाती है? इसमें हो जाएगा मर्दूत। कौन सा? मर्दूय गुण हो जाएगा। अगर दूसरा है कि काव्य की रसानुभूति में बाधक तत्वों को कहा जाता है, यानी कि जो काव्य की रसानुभूति उसमें बाधक तत्व होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं काव्य दोष। क्या कहते हैं? काव्य दोष कहते हैं। तीसरा है कि छंद के किसी चरण में, क्या है जो छंद होता है उसके किसी चरण में उसको पढ़ते समय जहाँ विराम की आवश्यकता हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको साथ ही यति कहते हैं। ओके। अगला है चौथा नंबर, कुंडलिया छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? सबको पता होनी चाहिए, कुंडलिया छंद में 24 मात्राएं होती है। पांचवा किसने पहले विद्यार्थियों कि जब कविता में उपमेय का उपमान से उत्कर्ष दिखाया जाता है तो वहां अलंकार होता है। क्या है? जब कविता में उपमेय का उपमान से उत्कर्ष दिखाया जाता है तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार वहां पर प्रयुक्त हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है कि सुनत जुगल कर माल उठाए प्रेस जैसे पहिराए न जाए पंक्ति में कौन सा अलंकार? इसमें हो जाएगा आपके विशेष अलंकार। कौन सा हो जाएगा साथियों? इसमें जाएगा आपके सामने विशेष अलंकार, इसमें प्रयुक्त हो जाएगा। क्लियर है? अब आपकी जो किताब के प्रश्न है वो आ चुके हैं साथियों। तो तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित अति लघुरात्र प्रश्न दिए गए हैं और इसका आपको उत्तर समय 20 है। क्लियर? 12 प्रश्न है और एक प्रश्न 1 नंबर का है। तो पहला है कि भजन कही तासो बज्यो बज्यो न एको बार दुर्भजन दास्यो कहियो सो ते बज्यो गंवार। इसे दोहे में स्थित अलंकार को स्पष्ट करना है। जो ये दिया गया है ना उसमें आपके सामने कौन सा अलंकार है? ओके। तो इसमें हो जाएगा आपके स्थित अलंकार। कौन सा? स्थित अलंकार हो जाएगा इसमें। दूसरा है कि विभावन अलंकार को स्पष्ट करना है। कौन सा अलंकार को? जो विभावन अलंकार उसको स्पष्ट करना है। तो मैं बोल कर बताता हूँ, लिख कर नहीं बताता हूँ। तो इसमें अलंकार है कि जब बिना किसी कारण के या अपूर्ण कारण से कोई काम हो, यानी कि जो किसी कारण से या फिर कोई काम हो वो किसी कारण या अपूर्ण कारण से किसी कार्य की करने की हम कार्य क्षमता ना हो लेकिन फिर भी काम हो जाए, या फिर जब किसी काम के लिए प्रतिबिंब होने के बावजूद वो हो जाए। यानी कि किसी कार्य पर प्रतिबिंब लगाया गया सरकार के द्वारा, यानी कि किसी के भी द्वारा कार्य पर प्रतिबिंब लगाया गया है, उसके रोक टोक लगाया गया, लेकिन उस कार्य वह कार्य उसके बावजूद भी हो जाना। क्या कर रहे हैं? विभावना, किसी भावना, विभावना भावना है लेकिन उसके विपरीत कार्य हो तो क्या कहते हैं? विभावना अलंकार कहते हैं। तीसरा है कि खेत बीट किसे सौंपी जानी चाहिए? तो खेत जो भी किसी प्रकार की दिलचस्पी और जानकारी का खेल क्षेत्र खेल है। तो अगर विशेष रिपोर्ट की भाषा किस तरह की होनी चाहिए? तो विशेष रिपोर्ट की भाषा होनी चाहिए उसकी जिस चीज में रुचि है उसको उसी काम के अंदर लगना चाहिए। यानी कि उसका यदि खेल के अंदर तो खेल में रिपोर्ट बनानी चाहिए, यदि शिक्षक है तो शिक्षा में, इस पर स्वास्थ्य में तो स्वास्थ्य, इस प्रकार अलग अलग क्षेत्र के अंदर उसको अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपना विशेष रिपोर्ट चुनना चाहिए। पांचवा है कि फीचर किसे कहते हैं? 1 मिनट को, सॉरी सॉरी सॉरी, तीसरा गलत हो गया। खेल बीट किसे सौंपी जानी चाहिए? तो ये किसी पत्रकार को सौंपनी चाहिए साथी। किसको? किसी पत्रकार को सौंपना चाहिए। अगला बात है विशेष रिपोर्ट की भाषा किस तरह की होनी चाहिए? ओके। किसी पत्रकार की जिससे कोई जानकारी का क्षेत्र खेल है तो ओके। अगला है हमारे पास है कि विशेष रिपोर्ट की भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए? तो सरल होनी चाहिए, सहज और आम होनी चाहिए, आम भाषा होनी चाहिए। फीचर किसी विशेष रिपोर्ट होंगे उसकी। पांचवा है कि फीचर किसे कहते हैं? संक्षेप में बताइए। तो फीचर किसी घटना विशेष वस्तु व्यक्ति या स्थान के बारे में लिखा गया है, यानी कि किसी व्यक्ति के बारे में लिख दो, किसी घटना के बारे में लिख दो, किसी वस्तु के बारे में लिख दो, किसी व्यक्ति के बारे में, इस प्रकार के बारे में लिखते उसे क्या कहते हैं? फीचर कहते हैं। ऐसा विशिष्ट आलेख है जो कल्पनाशील और सृजनात्मक कौशल के संयोजन आकर्षक शैली में परिचित है। यानी किसी व्यक्ति घटना के बारे में लिखते जा रहे हैं उसको पढ़ते समय मनोरंजन हो, किसी प्रकार कल्पना हो, सृजनात्मक कौशल में किसी चीज की कौशल प्राप्ति हो, उससे उसके बारे में वो सब फीचर आपने लिखना चाहिए। ओके। छठा है कि मिर्जापुर में भरत चंद्र हरिश्चंद्र के परम मित्र कौन थे? सबको पता है कि उपाध्याय कौन है? उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेम घने वो थे साथियों। अगला है सातवां कि 3 ग्रह सूत्रों का नाम बताना है जिसमें ठेलों की लॉटरी का जिक्र है। तो तीनों हमारे पास हैं कि ग्रहणी,
ओके, कौन सा है? ग्रहण ग्रह सूत्र, जेमिनी ग्रह सूत्र, और है कोतुम ग्रह सूत्र। कौन सा है? कोतुम है, कोयुम ग्रह सूत्र। ओके। आठवां की देवसेना कौन थी, वह किससे प्रेम करती थी? हमारा जो पहला अध्याय है उसमें है, पहला दूसरा अध्याय है कि इंद्र की बेटी थी। किसकी? इंद्र की बेटी थी। कार्तिकेय के साथ विवाह करना चाहते थे, लेकिन कार्तिकेय उससे विवाह नहीं करना चाहता था। ओके साथी में, क्लियर हुआ? अगला हमारे पास हो जाएगा नौवां क्वेश्चन है कि हृदय की वेदना को बोलने के लिए कवि निराला क्या कहना चाहते हैं? जो हृदय की वेदना, उसको बोलने के लिए कवि निराला कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं मेरे प्यारे साथी हैं? इसको उत्तर एक बार आप किताब में देखना। ओके। 10वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास कि कविता हमें जीने की कला सिखाती है। स्पष्ट कीजिए, कविता हमें जीने की कला किस प्रकार से? तो कविता हमें जीने की ओर खींचती है। किसकी ओर? अपनी ओर के जो कविता होते हैं ना, उसको हमको अपनी ओर खींचती है, और कभी कभी तो जटिल और अबूझ सी लगती है, अबूझ भी लगती है, जिसे समझ पाना भी कठिन, जिसको हमको समझ पाना है बोल के कठिन हो जाता है। उसे बार बार सुनने पढ़ने से अंतर मन अच्छा बन जाए। हमारा जो अंतर मन, उसको बार बार पढ़ने से, सुनने से हमारा जो अंतर मन है वो बिल्कुल अच्छा हो जाता है सारे। 11वां है कि नाटक विधा से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए, क्या है? जो नाटक विधा है उससे आप क्या समझते हैं, उसको स्पष्ट करना है। तो वो किस प्रकार से स्पष्ट? नाटक विधा से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें जाएगा नाटक काव्य का एक रूप है। क्या है? नाटक काव्य का एक रूप है, जो रचना श्रवण द्वार ही नहीं अपितु दृष्टि द्वार भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती है, उसे नाटक कहते हैं। अगला है हमारे पास कहानी लेखक के विभिन्न विषय लिखिए। तो अच्छाई बनाई, क्या है? अच्छाई बनाम बुराई, सामाजिक व राजनीतिक, व्यक्तित्व, प्रेरणा या पृष्ठभूमि। ओके, इस प्रकार आपको कहानी लेखन की विषय लिखनी है। ओके, क्लियर हुआ? ओके साथियों, ओके साथियों, अब हमारे पास है खंड ब। कौन सा है? खंड ब हमारे पास है। चौथा प्रश्न करना चाहता है कि पत्रकारीय लेखन क्या है साथियों? पत्रकारीय लेखन साहित्य लेखन से भिन्न होता है, आपको स्पष्ट करना है। पत्रकारीय लेखन साहित्य लेखन से अलग होता है, स्पष्ट करना है कि किस प्रकार से अलग है। तो देखो साथियों, वो किस प्रकार से अलग रहता है? तो वो इस प्रकार से अलग रहता है कि, एक मिनट देखो साथियों, कि पत्रकारीय लेखन का संबंध तथ्यों से होता है। किससे होता है? जो पत्रकारिता का संबंध होता है वो तथ्यों से होता है, जबकि साहित्य लेखन का संबंध कल्पनाशील से होता है। पत्रकारिता लेखन तत्कालिकता और पाठक की अभिरुचि तथा जरूरतों को ध्यान में रखकर लिखा जाता है, जबकि साहित्य लेखन कार्य करने के लिए लेखक को अपने कल्पनाशील पर्याप्त समय मिलता है, उससे पूरी छूट होती है। ये हमारे साहित्य से संबंधित हो रहेगा। 5वां क्वेश्चन हमारे पास है कि अच्छा लेख लिखते समय ये ध्यान रखने की 4 बातें हमारे पास है। पहले है कि किसी प्रसंग को संक्षिप्त लिखना चाहिए। दूसरा है कि अनावश्यक रूप से ज्यादा विस्तृत ना लिखना चाहिए। यदि हमको बोला जाएगी 4 लाइन, तो 4 लाख में लिखना चाहिए। तीसरा है कि कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए तथा पाठक का उनसे पढ़ने में जम जाना चाहिए। कहानी की भाषा सरल और सहज होनी चाहिए। कहानी की भाषा लिखे तो बिल्कुल सरल और अच्छी होनी चाहिए, और ये उसको पढ़ने वाला व्यक्ति हो उसे आनंद महसूस हो। इस प्रकार से कहानी लेख लिखती, इस प्रकार से लेख लिखना चाहिए साथ। छठा क्वेश्चन है कि पसोवा की प्रसिद्धि का क्या कारण था और लेखक वहां क्यों जाना चाहता था? क्या है पसोवा की ऐसी प्रसिद्धि का क्या कारण और वो वहां क्यों जाना चाहता था? तो ये भी कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने उसकी समीप ही एक स्तूप बनवाया था। किसके समीप? पसोवा की उस समीप ही बनवाया था, जिसके बुद्धदेव के नक और बाल के गए थे। ये सोचकर, न क्या नाखून होता है साथी, ये सोचकर लेखक ने वहां जाने का निर्णय लिया ताकि उसे पुरातत्व से संबंधित वस्तु तथा जैसे मूर्ति, सिक्के आदि सामग्री मिल जाए। उसकी इजाजत लालसा ने उसे पसोवा जाने के लिए विवश कर दिया। किसने? उसकी लालसा की, लालच यानी कि उसकी इच्छा, लालच ने उसकी जो लालसा इच्छा थी, उसे पसोवा जाने के लिए उसको विवश कर दिया, साथ मजबूर कर दिया। सातवां, यह द्वीप अकेला इसने बड़ा कविता की पत्रिका ने किया। तो कविता में द्वीप एक ऐसे व्यक्ति का प्रतीक है जो स्नेह, गर्व तथा अहंकार से युक्त है। धूप तेल के कारण जलता है। किसके कारण? आप सबको पता है कि दीप तेल के कारण या घी के कारण जलता है। वैसे मनुष्य भी स्नेह के कारण जीवित रहता है, स्नेह की प्यार प्रेम से, प्रेम के कारण वो जीवित रह पाता है। धूप संस्कार को प्रकाशित करता है, उसकी 2 जुगते नहीं है, और जो उसको गौरव का सूचक है। यानी कि जो दीपक होता है उसकी 2 जुगते नहीं, वो किसका प्रतीक है? तो उसकी गर्व का प्रतीक है साथ में। ओके।
आठवां क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद अथवा घनानंद में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय आपको लिखना है। तो उनका जन्म 30 जनवरी 1890 को हुआ था। किसका लिख रहे हैं? जयशंकर प्रसाद का परिचय लिख रहे हैं। तो उनका जन्म 30 जनवरी 1890 को कहा से? उत्तर प्रदेश में हुआ था साथियों। उनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था। हिंदी साहित्य और नाटक में जयशंकर प्रसाद के योगदान को कम नहीं समझा जा सकता। उनकी रचनाएं हिंदी रंगमंच इतिहास में प्रमुख स्थान पर रहती है और वे हिंदी साहित्य की दुनिया में एक दृष्टिकोण और पथ प्रदर्शक के रूप में पूजे जाते हैं, के रूप में पूजे हैं। चलिए बस इस प्रकार से आपको लिखना है और एक दो रचना लिखना चाहोगे आप उसको भी लिख सकते हो। बस आपके 5 नंबर कंप्लीट है साथ, क्योंकि इस प्रकार आप लिखते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, अगला देखेंगे 9वां। तो 9वां हमारे पास क्वेश्चन है कि जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने क्या संकल्प लिया? तो जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोविंद ने संकल्प लिया कि शपथ ले कि अब वह निठल्ला नहीं बैठेगा। और पहले क्या निठल्ला बैठा करता था, इधर उधर बातें करता रहता, अब निठल्ला नहीं बैठेगा, ये संकल्प ले। बड़ी बहुरिया के लिए हर काम एक बेटे के समान करेगा, यानी कि बड़ी बहुरिया उसके बेटे काम करता है, उसके समान में भी काम करूंगा। अब वह माँ के समान उसकी देखभाल करेगा, यानी कि उसकी माँ के अनुसार वो उसकी देखभाल करेगा और उसे सारे कष्टों से दूर करेगा, यानी कि उसको अच्छा प्यार प्रेम करेगा, तो किसी प्रकार का दुख नहीं देगा। 10वां क्वेश्चन की दिशा कविता शीर्षक कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? तो दिशा कविता कवि ने संदेश दिया है, शायद हट चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार पढ़ लेते। कविता में कवि ने नवयुवकों को देश के नवनिर्माण के लिए कदम पत्ते पर बढ़ते रहते का संदेश दिया है। तो कैसा भी क्लियर हुआ? अब 11वां क्वेश्चन है हमारे पास कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल अथवा आचार्य प्रसाद द्विवेदी में से किसी एक साहित्य का आपको साहित्यिक परिचय लिखना है। तो हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश बस्ती के जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। क्योंकि इनकी माता का नाम विभाषिता, क्या नाम था? विभाषिता। और पिताजी का नाम था चंद्रबली शुक्ल। नियुक्त सादर कानून को के पद पर मिर्जापुर में हुए थे। कौन सी कानून के जो पद होते हैं उसमें मिर्जापुर में उनकी मृत्यु हो गई। समस्त परिवार वहीं पर आकर रहने लग गए। जिस समय शुक्ल की अवस्था 9 वर्ष की थी, उसकी माता का देहांत हो गया। यानी कि कब? जब शुक्ल यानी कि रामचंद्र शुक्ल के वर्ष की नहीं 9 वर्ष थे, उसकी माता का देहांत हो चुका था साथी। क्लियर हुआ ना? अगला 12वां क्वेश्चन हमारे पास है कि सच्चे खिलाड़ी कभी रोते नहीं है, बाजी पर बाजी मारते रहते हैं, चोट पर चोट खाते रहते हैं, पर मैदान में डटे रहते हैं। इस कथन के आधार पर सूरदास की मनस्थिति में आए बदलाव को स्पष्ट कीजिए। तो सूरदास अपने रुपये की चोरी बाद से दुखित गए। सूरदास अपने रुपये की चोरी बाद से दुखित और निराश थे। उन्हें लगा था कि उनके जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, उनको ये लग रहा था। दूसरा है कि जब यीशु ने मिटोवा से कहा कि खेल में रोते हो, तो सूरदास को लगा कि किसी ने उसकी कलाई पकड़ उसे किनारे पर खड़ा कर दिया, ये उसकी बात पर लगी। तीसरा है कि सूरदास को समझ में आया कि जीवन संघर्षों का नाम है, इसमें हार जीवन में लगी रहती है। यानी कि सूरदास को समझ में आ चुका था कि जीवन में संघर्षों का नाम है, ये संघर्ष बहुत अधिक करना चाहिए तभी तो हार जीत लगी, जीवन में हार जीत लगी रहती है। चौथा है कि सूरदास को लगा कि इंसान को चोट और धक्कों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि जीवन संघर्ष के को सामना करना चाहिए, उसको समझ में आ चुका था। पांचवा है कि सूरदास को समझ में आया कि जो मनुष्य जीवन रूपी खेल में हार मान लेता है, उसे दुख और निराशा के अलावा कुछ नहीं मिलता है। ओके साथियों। छठा है कि सूरदास उठ खड़े हुए विजय गर्व की तरंग में राग के ढेर को दोनों हाथों से काटने लगे। ओके, 13वां क्वेश्चन है साथियों हमारे पास कि रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने बौना क्यों पड़ गया था? तो वह दुर्गम चढ़ाई भी सरलता से कर सकता था, यानी कि वह जो दुर्गम चढ़ाई की बिल्कुल जो कठिन चढ़ाई होती है वो भी सरलता से कर जाता था। इसके विपरीत रूप सिंह के लिए ये कार्य असाध्य था, बिल्कुल कठिन था पूर्वक। अपने भाई के घर जाने के लिए उनके भाई भूप ने सिंह ने उसकी सहायता की। भाई द्वारा पहाड़ों पर बिना किसी सहारे की चढ़ाई देकर वे स्वयं को उसके आगे बोना महसूस करने लगे, यानी कि भाई द्वारा पहाड़े पर चढ़ गए, इसलिए वो अपने आप को क्या करने बोना यानी कि छोटा महसूस करने लगे थे सामने। 14वां क्वेश्चन है कि बिस्कोहर की माटी पाट में लेकर लेकिन आधारों पर हमने माँ की तुलक बतख किसे कथक स्पष्ट कीजिए। तो बतख अंडो देते समय पानी को छोड़कर जमीन पर आ जाती है, बतख अंडे देने समय पानी को छोड़कर जमीन पर आ जाती है। बतख अपने अंडों को सेती है, वे अपने पंखों को फुलाए दुनिया की नजरों से छिपा कर रखती है। पंजे जो होते हैं अपने बच्चों को अपने अंडों होते हैं उसको दुनिया से छिपा कर रखते हैं साथ।
बतख बहुत सतर्कता एवं कोमलता से काम करती है, बिल्कुल सरल तरीके से कार्य करती है। इसी प्रकार माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। इस नात की माँ बतख के ममता आधार पर प्राप्त समानताएं, माँ भी बतख की तरह अपने बच्चों को आंचल की तरह अच्छा अब ममता की सहयोग में छिपा कर रखती है। दोनों को अपने बच्चों के साथ लगाव होता है। अपनी माँ को भी अपने बच्चों से बहुत प्रेम रहता है साथ। 15 क्वेश्चन है कि हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है, और क्यों? अपना मालवा खाऊं उपजाऊ पाठ के हिसाब के आधार पर इसको स्पष्ट कीजिए साथ। तो देखो साथ, आधुनिक सभ्यता औद्योगिक सभ्यता की जिसमें प्रत्येक दिन औद्योगिक धंधों में बढ़ोतरी हो रही है। नदी के किनारे कस्बों और नगरों में लगातार जिसमें वृद्धि हो रही है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ गंदे पानी में बढ़ोतरी हो रही है। ये गंदा पानी नलों के माध्यम से नदियों में छोड़ा जाता है। इसके साथ ही बड़े उद्योगों में फैक्ट्रियों का रासायनिक मिश्रित गंदा पानी भी नदियों में निरंतर प्रवेश करता है। वो गंदा पानी वो नदियों में प्रवेश करता रहता है। प्लास्टिक के सामान और पॉलिथीन जैसी पदार्थ नदियों के प्राकृतिक बहाव को बहते समय रुका हुआ पानी सड़ जाता है। पुराने समय की नदियों निर्मल स्वच्छ पानी इस प्रकार से बहुत बड़ा है साथियों। इसको आप एक बार कर लीजिएगा, मैं उसको आपको दे दूंगा। 16 उत्तर, 16 का उत्तर 16 एक बार पसंद पढ़ लेते हैं। तो साथियों हमारे पास खंड से है, तो खंड से यहाँ जासूसर आप क्या पसंद है? 16 है। जास से अराफता का व्यक्ति सहजता सरलता तथा स्वभाव से ओतप्रोत गांधी नेहरू और यासुर अराफत आपके आधार पर इसको स्पष्ट करना है सामने। क्लियर हुआ? तो इसको स्पष्ट करना ये अथवा में दिए गए, लेकिन हम इसको ही देखेंगे साथ में। बोलिए देखें, तो देखिए सारे 16 का उत्तर है हमारे पास की जास से अराफत फिलिस्तीनी नेता थे। कौन से फिलिस्तीनी नेता थे? फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के सदस्य भी थे साथ, सदस्य अध्यक्ष थे। वे मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने के लिए काम करते थे। तीसरा है कि उन्हें संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया, जबकि वे किसी राष्ट्र का नेतृत्व नहीं कर रहे थे। चौथा है कि उन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे गांधी परिवार के करीब थे। इंदिरा गांधी को अपनी बड़ी बहन मानते थे सर, बड़ी बहन माना करते थे। छठा है कि उन्होंने भारत में 1911 के चुनाव अभियान के दौरान राजीव गांधी को जानलेवा हमले की चेतावनी दी थी। सातवें, वे 11 नवंबर 2004 को 75 वर्ष की उम्र में बीमारी के कारण मर गए। अथवा में क्वेश्चन था, उसका भी उत्तर हमारे पास आ चुका है साथियों, वो भी देख लेते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि उसका उत्तर भी है या नहीं। इससे तो देखो साहब, उसका उत्तर है कि शेर द्वारा दिए गए प्रबोधन से गधा, लोमड़ी, उल्लू और कुत्ता का समूह बिना कुछ सोचे विचार उसके मुंह में जा रहे थे। प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण विश्वास बोली वाली जनता प्रमाण को अधिक महत्व देते हुए विश्वास के आधार पर स्वच्छ वर्ग सत्ता की बात मानते थे। यह जानते हुए कि शेर एक मांसाहारी जीव को सभी खो जाता है साहब। ओके, अब हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन 18 था ना हमारे पास, वो देख 17वां क्वेश्चन देख। यह भी साथ ही 17वां और 18वां आप देख लीजिएगा, मॉडल पेपर डाल दूंगा, उसके आप देख लीजिएगा साथ में। थोड़ा बड़ा है इसलिए क्लास लंबी होती जा रही है ना। अब देखो साथ, फिर आपके सामने देते हैं सब प्रश्न व्याख्या के लिए। इसकी आपको सब प्रश्न व्याख्या करनी है साथ ही। ओके, इसमें क्या क्या लिखना है आपको? एक तो लिखना है सब प्रश्न लिखना है, इसमें फिर व्याख्या कर देनी है, फिर आपको विशेष लिख देना है। तीनों चीजें लिखोगे जब आपके 5 नंबर मिलेगा, अन्य का प्रश्न मिलेगा साथ। ओके, इसकी भी आपको सब प्रश्न व्याख्या करनी है। और निम्नलिखित में आपको क्या करना है, 4 हफ्ते में आपको निबंध लिखना है सर। बस इस प्रकार से आप 21% आएंगे, कुछ दिख नहीं रहा है क्या? तो कोई बात नहीं, आप ज्वाइन कर लेते हैं, इसको जवाब कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके, 4 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। ओके, तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और रोजाना आप एक एक क्लास में चलाए जाते हैं। लगभग आपके 15-16 दिन मैंने पूरे मॉडल पेपर तैयार होकर आपके इस चैनल पर डाल दूंगा। तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों को बताना कि एग्जाम स्टेज चैनल पर बड़े पेपर। ओके, सबसे पहले किसी पर चैनल को नेट नहीं, 2024 के मॉडल पेपर है, इसलिए सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।